वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपको नीचे ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहीं भी लिखा नहीं गया, कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्योंकि राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात फंडामेंटल राइट्स में की जाती है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात जो की जाती है वो है आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है आर्टिकल 44 में, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात की जाती है आर्टिकल 50 में। और ये तीनों आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। Next question. Which of the following are included in directive principle of state policy in the Constitution of India? इन तीनों में से कौन सी चीज़ें हैं जो DPSP में include हैं? Options: Uniform Civil Code for the Citizens, Separation of Judiciary from Executive, और Protection of Monuments of National Importance. Options हैं 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन्स, इसकी बात आर्टिकल 44 में की जाती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात आर्टिकल 50 में की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आर्टिकल 49 में की जाती है। और ये तीनों आर्टिकल्स DPSP का ही पार्ट है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP? इनमें से कौन सा DPSP का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, और टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, और टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, और टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट। तो कभी भी DPSP का ऑब्जेक्टिव नहीं रहा कि वो एक रिलीजियस स्टेट है उसे एस्टैब्लिश करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मर्स आएगा, द फॉर्मर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरोड द DPSP। हमने कहाँ से DPSP का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मर्स थे जिन्होंने फॉर्म किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने DPSP कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का DPSP है जो बोरो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ DPSP? नीचे जो ऑप्शन दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो हमें करेक्ट नहीं बताती कि एक्चुअल में DPSP क्या है? ऑप्शंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव पॉलिटिकल सैंक्शंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रॉमिस, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर ऑफ ऑल इंडियंस। तो हमें ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कभी भी DPSP नहीं, हमें ऑप्शन से समझ आ रहा है कि कभी भी DPSP नहीं कहता कि हम प्रॉमिस करते हैं इक्वल इनकम दी जाएगी और फ्री हेल्थ केयर सारे इंडियंस को दी जाएगी। कभी भी ये चीज़ DPSP नहीं कहता, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, किसी भी जगह पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। उसके अलावा हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में ले जाने के। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो ऑब्वियसली नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स हैं। हम जो भी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी है वो चीज़ें लेके हम कभी भी Next question. Consider the following statement. Article 46 of the Constitution of India provide for legal aid scheduled caste and scheduled tribes, and Article 44 of the Constitution of India provide for
फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो आर्टिकल 46 है जो वो कभी भी बात नहीं करता टू प्रोवाइड फॉर अ लीगल एड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 46 है वो प्रमोशन करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस की बात करता है। कभी भी वो लीगल एड की बात नहीं करता है, सिर्फ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। बट करता किन की है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की, वीकर सेक्शंस हैं जो उनकी। उसके बाद आर्टिकल 44 है जो वो हमें पता है कभी भी बात नहीं करता इंडिया प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। हमने पीछे 2 क्वेश्चंस में डिस्कस किया। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नीदर 1 and 2 यानी ऑप्शन डी। Next question. The directive principle of state policy are fundamental for the upliftment of backward classes, protection of individual rights, administration of justice और गवर्नेंस ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 गवर्नेंस ऑफ स्टेट। उसके अलावा कभी भी वो बैकवर्ड क्लासेस पे फोकस नहीं करता, सिर्फ उनकी अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करता, ना इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है, ना जस्टिस की बात करता है। गवर्नेंस ऑफ स्टेट है जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, उस अमेंडमेंट के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सी चीज़ ऐड की गई है? ऑप्शंस हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, to minimize inequalities in income, studies, facilities and opportunities, or to secure opportunities for healthy development of children, or to provide early childhood care and educational for all the children until they complete the age of 6 years. तो करेक्ट आंसर, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो चीज़ ऐड की गई थी डीपीएसपी में वो है ऑप्शन सेकंड, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टडीज, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कहाँ पे की जाती है? तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कभी भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मेंशन नहीं की जाती। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है जो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज करेक्ट। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं उन स्टेटमेंट से हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो हमें करेक्टली ये चीज़ बता रही है कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आपस में क्या रिलेशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट इन एनी केस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रायोरिटीज दी जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ऑलवेज की बात कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं कि हमेशा ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो उसे इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, और वो भी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर। फंडामेंटल राइट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जहाँ पे ऑलवेज आ जाए ना वो चीज़ तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो, कभी हमेशा ये चीज़ हो, जहाँ पे ऑलवेज आ जाए ना वो ऑप्शन वैसे ही कट कर दो। तो सेकेंड एंड थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। इन सम केस, यहाँ पे अगेन सम केसेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल मे गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे शायद डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दे दी जाए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर ठीक है आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।